वेनेजुएला में देखा कि उनके सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स एकाएक खराब हो गए। आप इंडिया का अपना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इमेजिन कीजिए कि आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में कभी कोई बग आ जाए जो हमेशा से ही अमेरिका के थ्रू कंट्रोल होता रहा है, तो क्या कंडीशन होगी। इंडिया को हर हालत में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहिए, अपने एआई पे वर्क करना चाहिए। महंगाई की दर पे लगाम रखना, और अभी आरबीआई ने जिस तरीके से वित्तीय नीति अपनाई है, जो मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई है, महंगाई की दर थोड़ा काबू में है और इसे बनाए रखना सबसे बड़ी ज़रूरत है। अभी जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और जिसमें कि एमबीए एंड ऑल ये सब होता है, वहाँ पे प्लेसमेंट बहुत कम है। लाइक कैंपस प्लेसमेंट पे भी फोकस किया जाए और ऐसा मतलब एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए जिससे कि हमको बिहार में ही पढ़ने को मिल जाए, सब कुछ बिहार में हो जाए, हमें बाहर जाना ही ना पड़े और हमें मजदूरी करने की जगह हमें कुछ एजुकेशनल बेनिफिट्स मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं हूँ आपके साथ रिया। 1 फरवरी को बजट पेश होने वाली है, यूनियन बजट, जिससे अलग अलग वर्ग के लोगों को उनसे सरकार से अलग ही उम्मीद रहती है, अलग अलग अपने फ़ायदे की अपेक्षाएं रहती है। और इस बीच जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं सीमेज कॉलेज पटना से। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनकी क्या उम्मीद है इस बार सरकार से, ये क्या चाहते हैं कि इनके लिए क्या फ़ायदेमंद हो, वो क्या सरकार को कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे तकनीक हो गया या इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन तो रहे, बट कहीं ना कहीं हरियाली हो गई, ये अरावली हो गई, इस पर तो सरकार नहीं ध्यान दे रहे। तो कहीं नहीं बजट में इसको भी इंक्लूड करें ताकि विकास तो हो, जंगल कटे बट इसका संरक्षण भी तो हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ काटे, रोड को बिछाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर्स लगाएं, इंडस्ट्री लगाएं, कोई अच्छा बात है लगाएं, बट उसका बाद जो मतलब आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि आप एक विश्व सत्र पर आप जाकर बोलते हैं कि हम कहीं ना कहीं जो ग्लोबल चेंज आ रहा है या इन्वायरमेंटल चेंज जो आ रहा है उसको कहीं ना कहीं आप सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो उसको वहाँ पर आप नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मतलब आपका कंसर्न इन्वायरमेंट को लेकर है कि पर्यावरण को अच्छे से देखभाल किया जाए। रोड बिछाना जितना बिछाइए कोई दिक्कत नहीं, जंगल काटना कोई, उसका संरक्षण भी होना चाहिए। काटने का मतलब ये नहीं कि सारा चीज़ खत्म कर जाए। जी, समझ गए बिल्कुल। इसके अलावा कोई और है जो स्टूडेंट से जुड़ा हुआ बात कहना चाहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सरकार को स्टूडेंट के बजट पे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और जितना भी आप स्टूडेंट लोन में जो इंटरेस्ट लगाते हैं उसको और भी कम करना चाहिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए। और जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस इसमें सैनिटरी पैड्स या सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं, बस बोला जाता है कि हाँ दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली में वो वर्क नहीं होता, ना वहाँ पे प्रॉपर वॉशरूम फैसिलिटीज़ होती है। तो इस पर भी सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर देखा जाए तो आपने 3 बातों का यहाँ पे जिक्र किया। पहला किया कि आपने स्टूडेंट लोन्स के बारे में बात किया। जैसे अगर बात करें बिहार में, जो बिहार की गवर्नमेंट है स्पेशली, उन्होंने लोन्स को कम किया, स्टूडेंट क्रेडिट लोन को भी किया। तो आप यही उम्मीद चाहते हैं कि स्टेट्स भी हैं वो भी इस टाइप से स्पेशली गर्ल्स के लिए भी और अपॉर्चुनिटीज़ निकालें। अच्छा, मतलब लड़कियों के लिए अलग ही होना चाहिए। ठीक है। और उसके अलावा आपने बात किया सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में। तो इसके बारे में आप क्या चाहती हैं कि पूरे फ्री हो या कम हो, क्या है? नहीं, सैनिटरी नैपकिन्स ऐसे सरकार देती है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसे कॉलेज में प्रॉपर वॉशरूम तक नहीं होता है। तो उस गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी या फिर ऐसे प्राइवेट कॉलेज में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि सैनिटरी नैपकिन्स हर जगह अवेलेबल हो। क्लीनलीनेस की बात कर बिल्कुल। स्टूडेंट के बेसिस पर हम बोल सकते हैं, और जैसे कंपटीशन लेवल पर हम बोलते हैं सीधा से कि जैसे मान के चलिए बहुत सारा भर्तियाँ आती है, प्रोसेस भी होता है, डिले भी होता है, और डिले के बाद सरकार बोलती है कहीं ना कहीं बोलती है कि जो डिले हुआ है कुछ कारण बता के क्लोज कर लेती है। बट जब स्टूडेंट्स फ्रंट पर आते हैं तो उसका डिस्कशन कहीं ना कहीं लंबा चला जाता है, जो फ्रंट ऑफिसर्स है वो जल्दी नहीं आ पाते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, बहुत सारा कमीशन है कास्ट बेसिस पर, तो इसलिए हम भी ये कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट बेसिस के स्टूडेंट को डायरेक्टली हैंडल किया जाए, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करने के लिए फ्रंट ऑफिसर्स जो है, जो इस एजुकेशन फ्रेम में और वैकेंसी फ्रेम में जो है डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके, इसके लिए कोई ना कोई कमीशंस बनाया जाए ताकि वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके। मतलब आप वैकेंसी की बात कर रहे हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली आए लोगों तक। डायरेक्टली आए वो तो बात की बात है ना, वो तो आ ही रहा है। वो तो फिगर में आपको दिख रहा है कि 13,000 वैकेंसी आ रहा है, 16,000 वैकेंसी आ रहा है। बट जब वैकेंसियाँ आती हैं हम भर देते हैं, फॉर्म भर दिए, उसके बाद प्रक्रिया लंबा चलता है, फिर उसको ब्रेक कर दिया जाता है, फिर कोई इलेक्शंस आते हैं तो उसको फिर ओपन कर दिया जाता है, उसके प्रोटेक्स्ट में हम लोग जाते हैं। तो उसका कोई डिसीजन ना निकाल कर बहुत सारे उसमें राजनीतिकरण होता है उसमें। तो उसके मतलब हमको ये करना कि राजनीतिकरण नहीं करना, उसमें कोई ऐसा कमीशन बनाया जाए कि डायरेक्टली अगर कोई भी हम लोग स्टूडेंट्स प्रॉब्लम हो
तो विथ इन 24 आवर 48 आवर्स फ्रंट पर कोई भी ऑफिसर आकर डील कर सकता है, क्योंकि बेस्ट एक लाइन बेहतर होता है कि बेस्ट डिसीजन कम आफ्टर बेस्ट कन्वर्सेशन, बिना कन्वर्सेशन के बेस्ट डिसीजन नहीं मिलेंगे। मतलब आप चाहते हैं कि सरकार जो है वो कमीशन बनाए। एक स्टूडेंट वेलफेयर के लिए कमीशन जी, बनाए, बिल्कुल, डायरेक्टली बिल्कुल। कांटेक्ट कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल समझ गए कि ये। हाँ चलिए, एक और हमारे साथ हैं, आप बताइए आप क्या चाहती हैं। हेलो मैम, आई एम प्रिया कुमारी सिंह। और मेरा कहना है कि जैसे मैं बिहार से हूँ, बिहार में होता है कि या तो यहाँ पे मज़दूर होते हैं ज़्यादातर, अगर आप बाहर जाएंगे बिहार से तो वहाँ पे यही कहा जाता है कि बिहार के लोग मज़दूरी करते हैं या फिर कुछ भी। हम जैसे यहाँ पे एज ए स्टूडेंट हैं, हमारे लिए ऐसा मतलब एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए जिससे कि हमको बिहार में ही पढ़ने को मिल जाए, सब कुछ बिहार में हो जाए, हमें बाहर जाना ही ना पड़े और हमें मज़दूरी करने की जगह हमें कुछ एजुकेशनल बेनिफिट्स मिले, जिससे हम और अपना एजुकेशन सुधारें और आगे बढ़ें, मज़दूरी ना करके आगे बढ़ें। और सबसे मेन कि बिहार में बहुत कुछ हम लोग उत्पाद कर सकते हैं, उद्योग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब कोई भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ नहीं है, कोई बड़ी आईटी कंपनीज़ नहीं है, तो यहाँ पे वो होनी चाहिए। वहाँ इसके लिए उन्हें काम करना चाहिए ताकि बिहार में मतलब बढ़े, इस सब चीज़ के लिए फैसिलिटीज़ बढ़े, यहाँ के युवा बाहर ना जाए। सबसे मेन हमारा यहाँ का है मैन पावर। हमारे युवा अगर कुछ करेंगे तो उनको ऑब्वियसली आपका इंडिया को सपोर्ट मिलेगा इनडायरेक्टली। तो आप पलायन और माइग्रेशन को रोकने की बात कर रही हैं सरकार से। एंड एजुकेशन सिस्टम, सबसे पहले तो एजुकेशन, अगर एजुकेशन रहेगा तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब आपका बिहार सेंट्रिक ये रहा कि आप चाहती हैं कि बिहार में ही एजुकेशन ऐसा मिले कि बाहर ना जाना पड़े, यहीं पे पढ़ना पड़े। चलिए ठीक है, आपका बहुत अच्छा पॉइंट है। मेरा दो कंसर्न है, लाइक अभी जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और जिसमें कि एमबीए एंड ऑल ये सब होता है, वहाँ पे प्लेसमेंट बहुत कम है। लाइक तो मैं चाहती हूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियाँ हैं उनसे टाई अप करके प्लेसमेंट को इन्हांस किया जाए, इंक्रीज़ किया जाए, ताकि बहुत सारे बच्चे को प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिले और उनको कंपनीज़ में काम करने का मौका मिले। और मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे कैंपस प्लेसमेंट पे भी फोकस किया जाए और जैसे इंटर्नशिप फेयर पे फोकस किया जाए, ताकि प्लेसमेंट को इन्हांसमेंट मिले और लोग कोर्स कंप्लीट करने के बाद उन्हें इधर उधर ना भटकना पड़े और कॉलेज के थ्रू उनकी प्लेसमेंट हो जाए। ओके, सो आप प्लेसमेंट के बारे में बात करना चाहिए। थैंक यू। तो ये था, आपने जैसे देखा कि यहाँ के स्टूडेंट्स, युवा यही चाहते हैं कि उनके लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन अच्छा से होना चाहिए, इंडस्ट्रीज अच्छे से होने चाहिए, प्लेसमेंट उन्हें बढ़िया मिलनी चाहिए, बिहार के लोग बाहर ना जाए। इसके अलावा वुमेन सेफ्टी, वुमेन क्लीनलीनेस की बात कही गई है। तो यही है जो आम जनता, यहाँ के युवा मांगना चाहते हैं सरकार से। तो सर आपसे एक सवाल था कि जैसे आप सैलरीड पर्सन हैं, टीचर भी हैं, आम जनता भी हैं, तो इन तीनों के नाते आप कल यूनियन बजट पेश होने वाली है, तो आप क्या चाहेंगे कि आपके लिए ऐसी क्या चीज़ें इस बजट में निकले जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो? तो सबसे ख़ास बात तो ये कि मैं ये चाहूँगा कि जो सैलरी का स्लैब है 12 लाख तक कहने के लिए है कि वो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं और इसको सिंप्लीफाई किया जाए। इतना ही नहीं बल्कि मैं ये भी चाहूँगा कि स्लैब को के दायरे को थोड़ा 2 लाख तक या 3 लाख तक और बढ़ाया जाए, ताकि भारतीय जनता के पास वो जो सैलरी है वो डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा बचे और कंजम्पशन के ऊपर ज़्यादा खर्च किया जा सके, ताकि इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर हो और जिससे वो जो फ्लो ऑफ मनी है वो बढ़ पाए और पूर्ण रूप से आर्थिक विकास में इसका सहयोग मिल सके। सर रेपो रेट की अगर बात करें तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इस बार बजट में रेपो रेट के लिए क्या होना चाहिए? रेपो रेट तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि रेपो रेट है क्या। बेसिकली रेपो रेट, रेपो स्टैंड्स फॉर रीपर्चेज एग्रीमेंट, और इसमें जो कमर्शियल बैंक्स के एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको आरबीआई के पास वो रखती है, और आरबीआई और कमर्शियल बैंक्स के पास के बीच में ये समझौता होता है कि भविष्य के किसी डेट पे एक पूर्व निर्धारित दर पे इसको खरीदा जाए, और वो जो अंतर होगा वही आरबीआई का फ़ायदा होगा। तो रेपो रेट बेसिकली हम लोग बैंकिंग व्यवस्था में फ़्लो ऑफ मनी या फ़्लो ऑफ क्रेडिट के सहारे सिस्टम में किस तरीके से क्रेडिट के फ़्लो को चेक किया जाए और परचेजिंग पावर को रेगुलेट किया जाए, इसके ऊपर आरबीआई बात करती है। तो वो परिस्थितियों के हिसाब से रेपो रेट को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। ये तत्काल मैं यहाँ से ये नहीं बता सकता कि रेपो रेट के ऊपर क्या होना चाहिए। वो जो परिस्थितियाँ होंगी उसके ऊपर आरबीआई ये तय करेगा कि रेपो रेट को बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं बढ़ाना चाहिए। सर और एक और सवाल रहेगा लास्ट की, जैसे आम आदमी जब लोन लेता है, लोन के बारे में अगर सर देखा जाए तो रेट, जो इंटरेस्ट ऑफ जो रेट रहता है वो
बढ़ता घटता रहता है। जिस रेट पे लिए आगे बढ़ गया तो उस रेट पे फिर इंटरेस्ट लगने लगेगा। तो वो तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम आदमी के लिए बहुत घाटा ही का सौदा हो जाता है उनके लिए। महंगाई भी ऊपर से बढ़ रही है सर। एक आम आदमी के नाते आप क्या चाहेंगे? मतलब इंटरेस्ट के ऊपर हाँ, इंटरेस्ट के ऊपर, फिर मिडिल क्लास वर्ग के ऊपर क्या बोलेंगे? नहीं, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से मैं वही कहूँगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आरबीआई की नीतियाँ क्या हैं और उस वक्त एक आर्थिक परिस्थिति क्या है देश में। और अगर मान लीजिए कि इकोनॉमी में रिसेशन का दौर है या स्लो डाउन का दौर है जहाँ पे डिमांड नहीं है, तो वहाँ पर उस डिमांड को बढ़ावा देने के लिए इंटरेस्ट को स्वाभाविक तौर पे कम किया जाएगा। आरबीआई के द्वारा वित्तीय संस्थाओं को लोन थोड़े सस्ते दरों पे दिए जाएंगे, जिससे वो आम जनता के बीच में लोन को और सस्ते दरों पर दे पाए। तो ये कह पाना कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या क्या निर्णय लिया जाना चाहिए, ये तत्काल उस समय की जो परिस्थितियाँ होंगी उसके ऊपर तय होगा। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं सीमेज कॉलेज के डीन डॉक्टर नीरज पोद्दार। तो उनसे जानते हैं कि इस बार बजट में वो क्या चाहते हैं। सर, एक आम नागरिक होने के नाते आप क्या चाहिएगा कि इस बार यूनियन बजट में आपके लिए क्या हो? मैं 2 तरीके से बातों को करूँगा। पिछली बार भी 12 लाख तक का स्लैब किया गया था और ये जो पर्टिकुलर टैक्स का स्लैब है, इसको थोड़ा बढ़ाया जाए तो लोग बहुत खुश होंगे, लेकिन देश की अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं। मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ ध्यान बहुत खींचना चाहूँगा लोगों को और थोड़ा-सा विज़नरी होते हुए इस पर हमें फ़ोकस करना चाहिए और वो है एआई। आज के वक्त में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर बहुत वर्क करने की ज़रूरत है और इस पे बजट दिल खोल के खर्च किया जाना चाहिए। रीज़न बीइंग, अभी जिस तरह से परिस्थितियाँ बदल रही है और आपने वेनेजुएला में देखा कि उनके सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स एकाएक ख़राब हो गए। आप और हम तभी अभी मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग हम माइक्रोसॉफ्ट को यूज़ करते हैं या फिर एप्पल के आईओएस को यूज़ करते हैं। ज़्यादातर वही सॉफ्टवेयर है। इंडिया का अपना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इमेजिन कीजिए कि आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में कभी कोई बग आ जाए जो हमेशा सही अमेरिका के थ्रू कंट्रोल होता रहा है, तो क्या कंडीशन होगी। इंडिया को हर हालत में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहिए, अपने एआई पे वर्क करना चाहिए। नहीं तो जब तक हमारी आपकी डिपेंडेंसी उनके गूगल पे रहेगी, ये देश के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट किसी आने वाले मोमेंट में हो सकता है। क्योंकि अब जो सबसे बड़ी चीज़ है, पूंजी है, वो आके किसी को युद्ध के केस में आके किसी को गोली मार देना, बम मार देना नहीं है। आप डिजिटली लोगों को हैंडीकैप कर सकते हैं और जिस तरह से डिपेंडेंसी बढ़ी है, इंडिया को हर हालत में इस पर्टिकुलर चीज़ पे वर्क करना चाहिए और एक अच्छा खासा अमाउंट इंडिया के डिफेंस सेक्टर में भी बढ़ना चाहिए। जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, इंडिया का जीडीपी का 2.5 या 2.3% तक पहले रहता था, पिछली बार कम किया गया था। इसे बढ़ाने की ज़रूरत है, इस पर ज़रूर वर्क किया जाना चाहिए। बाकी सैलरी ऊपर नीचे टैक्स तो चलता रहता है, वो ज़्यादा बेनिफिट मिले तो हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, लेकिन ये ज़रूरत है देश की। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, आपने एआई की जो बात कही वो तो मैं भी एग्री करूँगी कि एआई पे तो बिल्कुल भी इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा बजट देना चाहिए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सर, आप बजट को बखूबी जानते हैं। कल हमारे हमारे देश का भी यूनियन बजट 2026 वाला पेश होने वाला है। तो इससे रिलेटेड आप क्या चाहेंगे? इस बार आपकी क्या उम्मीद हो सकती है बजट को लेकर कि आप क्या चाहेंगे, क्या हो आपके लिए? देखिए, अभी भारत की अर्थव्यवस्था एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। कारण यह है कि कतिपय देशों के द्वारा, जो विश्व में महत्वपूर्ण शक्ति है, जहां हमारा एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है, वहां से हमारे ऊपर टैरिफ इम्पोज किए गए। स्पष्ट रूप से बोलूं तो अमेरिका ने काफ़ी टैरिफ लगाए हैं और ऐसे में अर्थव्यवस्था के सामने एक चुनौती खड़ी हो गई है। पहले से ही हमारा जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में था, हमारे एक्सपोर्ट से ज़्यादा हमारा इंपोर्ट है और अब ये जो नई चुनौती खड़ी हो गई है, इसको देखते हुए हमारे को अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट देने की आवश्यकता है ताकि कहीं से भी जॉब लॉसेस ना हो। अगर जॉब लॉसेस होंगे तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पे पड़ेगा और ऐसे में ज़रूरी है कि सरकार कैपेक्स को बढ़ावा दे, सरकार पूंजीगत व्यय जो है वो अपने स्तर से भी करे और निजी क्षेत्र को भी उसको प्रोत्साहन दिया जाए कि वो कैपेक्स करे, है ना। और उसी तरीके से अभी यहाँ पर ज़रूरी यह है कि हमारी जो जैसे पीएलआई योजना आई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम आई, इसको अभी और एक्सटेंशन करने की ज़रूरत है। इसे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए लाया गया, लेकिन जो हमारा एमएसएमई है, जो हमारे माइक्रो सेक्टर के जो उद्यमी हैं, उनको पीएलआई से जोड़ना जो है वो मुझे लगता है कि अब ज़रूरी हो रहा है ताकि उनके उत्पादन में उनको भी राहत और सब्सिडी का लाभ मिल सके। बिल्कुल सर। और एक एज अ सैलरीड पर्सन, उसकी सैलरीड पर्सन होने के नाते आप क्या उम्मीद रखेंगे कि सैलरीड पर्सन के लिए क्या हो? देखिए,
पिछले वर्ष सरकार ने डायरेक्ट टैक्स में कुछ बेनिफिट दिए थे, इनकम टैक्स की छूट की सीमा बढ़ाई थी। इसलिए यह उम्मीद करना कि सरकार दोबारा ऐसी कोई सीमा बढ़ाएगी, मुझे लगता है कि यह तो शायद ना हो पाए। लेकिन जो दूसरी राहत दी जा सकती है वो ये है कि महंगाई की दर पे लगाम रखना। और अभी आरबीआई ने जिस तरीके से वित्तीय नीति अपनाई है, जो मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई है, महंगाई की दर थोड़ा काबू में है और इसे बनाए रखना सबसे बड़ी ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे चुनौती क्या आ रही है कि जो भारतीय रुपया है वो अपना मूल्य खो रहा है और डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो कमज़ोर पड़ रहा है। यहाँ तक कि जब डॉलर पूरी दुनिया में कमज़ोर हो रहा है, यूरो के आगे कमज़ोर हो रहा है, येन के आगे कमज़ोर हो रहा है, रूबल के इसके आगे क्या नाम है, आरएमबी के आगे कमज़ोर हो रहा है, वैसे में रुपया का डॉलर से कमज़ोर होना ये अपने आप में बहुत चुनौती बन गया है। इसलिए थोड़ा हमें भारतीय रुपये को संभालना होगा, क्योंकि जब रुपया कमज़ोर पड़ता है तो पूरी महंगाई आती है। उसके कारण जो हमारा जितना भी इंपोर्ट है वो सब महंगा हो जाता है, तेल महंगा हो जाता है और ऐसे में ज़रूरी है कि रुपये को सहारा दिया जाए। और सर जैसे आप ये जो कॉलेज है यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आते हैं, इसके अलावा पूरे देश भर में स्टूडेंट्स हैं सर, जितने भी यूथ है, तो इन लोगों के लिए एजुकेशन पर वो क्या चाहते हैं? स्टूडेंट क्रेडिट लोन की अगर बात करें बिहार में, तो बाकी सारे स्टेट्स के कंपैरेटिवली बिहार में जो स्टूडेंट्स क्रेडिट लोन का बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या ये यूनियन बजट में भी लागू होना चाहिए? नहीं, देखिए, ये तो नीतीश कुमार जी की जो ये योजना है 7 निश्चय के तहत, इसका लाभ छात्रों को मिला। यह भी बात उठती है कि इस योजना को और अधिक व्यवहारिक रूप से या इस पर नियंत्रण के साथ इसको लागू करना चाहिए ताकि दुरुपयोग पे लगाम लगे। दूसरी बात कि सरकार ने जो 4 लाख रुपए की राशि निर्धारित करी है, कई विश्वविद्यालय भारत में ऐसे हैं या कई दूसरे पाठ्यक्रम ऐसे हैं जहां इसके माध्यम से छात्रों की पढ़ाई पूरी हो नहीं पाती है। तो थोड़ा एक समेकित रूप से विचार करना होगा कि ऐसे कौन कौन से संस्थान हैं जो छात्र के लिए अच्छे हैं और जहां ये 4 लाख की राशि जो है वो बहुत कम पड़ जाती है, तो वहां देखना होगा। दूसरा, मुझे लगता है कि राज्य के स्तर से इन सारी योजनाओं का संपोषण करना हमेशा संभव नहीं हो पाएगा। तो केंद्र के स्तर पर यह मानते हुए कि देश का जो सबसे बड़ी ताकत है वो देश की युवा शक्ति है और शिक्षा पे किया गया निवेश सबसे बड़ा निवेश होता है, जिसका कि सबसे अधिक आपको लाभांश मिलेगा यदि आप शिक्षा पे निवेश करते हैं। तो भारत की ताकत है, भारत की युवा शक्ति, भारत एक नौजवान देश है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का अमृत काल का समय चल रहा है। ऐसे में अगर तकनीकी शिक्षा को सुलभ बनाना है ताकि हर जन, चाहे वो किसी मध्यम आय या निम्न आय वर्ग का बच्चा हो, वह भी तकनीकी शिक्षा ले सके, रोजगारोन्मुखी शिक्षा ले सके, इसके लिए सरकार अगर एक पहल करे कि बैंकों को ये सुविधा दी जाए कि वो, जैसे पीछे कोविड के वक्त सुविधा दी गई थी कि जो इंडस्ट्री को ऋण दे रहे हैं उनके ऋण का एक भार सरकार उठाएगी। तो अगर बैंकों को ये सुविधा दी जाए भारत में कि वो छात्र ऋण दे और छात्र ऋण का ब्याज जो है वो सरकार उठाएगी या उसमें कुछ अनुदान जो है सरकार की तरफ से दिया जाएगा, ताकि अभिभावकों का बोझ कम होगा और जो छात्र ऋण के माध्यम से भी पढ़ रहे हैं वो अपनी पढ़ाई के प्रति जागरूक रहेंगे कि मैंने ऋण लेके पढ़ा है, मुझे कल को ऋण वापस भी करना है। और सरकार के ऊपर एक व्यवस्था ये होगी कि भाई वो बच्चों को एम्पावर कर रही है कि वो अपने माध्यम से पढ़ पाएगा। तो ये अगर सरकार उसमें ब्याज माफी की व्यवस्था कर दे, बैंकों को अपनी तरफ से अनुदान दे दे, तो इससे एक देश में तकनीकी शिक्षा का एक रुझान आएगा और जो एक ट्रेडिशनल पाठ्यक्रम होते हैं उससे रुख जो है तकनीकी और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम की तरफ बढ़ेगा। यूनियन बजट कल पेश होने वाली है, इसकी एक लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।